हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 5 के, जितने भी स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिनके पास हिस्ट्री मेजर है, यानी जिस भी स्टूडेंटों ने हिस्ट्री मेजर ले रखी है, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ यूरोप जिस भी स्टूडेंटों के पास है 1789 से लेकर 1870 तक, तो उसका यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने फ्रांसीसी क्रांति एंड नेपोलियंस दोनों पढ़ने थे, क्योंकि 2 चैप्टर दे रखे थे यूनिट फर्स्ट में। तो हम यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी फ्रांसीसी क्रांति वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट यानी सेकंड यूनिट, जो कि है नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो देखिए, आपका जो यूनिट है यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2, उसका नाम है नेपोलियन के सुधार और उनके प्रभाव, सत्तावादी राज्य, प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य में राष्ट्रवाद की हलचल। ये आपका जो चैप्टर 2 है उसका नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे देखे बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंटों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम नेपोलियन का परिचय, इंट्रोडक्शन जानते हैं हम नेपोलियन का, कि नेपोलियन पहली बार था कौन, जिसके बारे में पढ़ना है थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। तो नेपोलियन जो है, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था। तो ये आपको आसान हो जाएगा याद करने में। 15 अगस्त को हमारा देश भी आजाद हुआ था, तो याद रखिएगा 1769 में 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म इटली में स्थित कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म इटली में हुआ था। पर आप सोचो कि जब इसका जन्म इटली में हुआ था तो फ्रांस का कैसे था? ये फ्रांस का राजा कैसे बना नेपोलियन? तो फ्रांस का राजा कैसे बना ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसकी माता कुशल गृहिणी थी एवं पिता प्रसिद्ध वकील थे। तो ये पहले से ही क्या है, पढ़े लिखे परिवार से देखने को हम मिलता है कि इसके पापा वकील थे, तो पढ़ा लिखा परिवार से ही आता था। नेपोलियन के 4 भाई थे और 3 बहनें थी। तो कालांतर में इटली ने जब कोर्सिका द्वीप को फ्रांस को बेच दिया, तब नेपोलियन फ्रांस का नागरिक बन गया। अब आप समझ गए कि आप जो नेपोलियन है उसका जन्म तो हुआ था इटली में, पर वो फ्रांस का राजा कैसे बना, फ्रांस का नागरिक कैसे बना? तो फ्रांस का राजा इसलिए बना क्योंकि जो इटली का जो कोर्सिका द्वीप था जहाँ पे नेपोलियन का जन्म हुआ था, वो क्या कर रहा, इटली ने फ्रांस को बेच दिया, तो अब वो फ्रांस की जमीन हो गई। इसलिए जो नेपोलियन था वो था तो इटली का, पर जो जहाँ पे उसने जन्म लिया था ना वही स्थान बिक गया था, वो फ्रांस के कब्जे में चले गया था, तो वो फ्रांस का जगह हो गया। तो इसलिए नेपोलियन भी फ्रांस का नागरिक बन गया था। ओके। तो नेपोलियन प्रारंभ से ही सैनिक बनना चाहता था, इसलिए इसने पेरिस की सैन्य अकादमी में प्रवेश लेकर सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब नेपोलियन शुरू से ही क्या बनना चाहता था, एक सेना भर्ती में सैनिक में जाना चाहता था। उसको लड़ाई युद्ध में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो सिर्फ 15 वर्ष की उम्र जब होती है ना बच्चे की उम्र, उसी में वो क्या कर गया था, पेरिस में जो एकेडमिक है सैनिक एकेडमिक, उसमें उसने एडमिशन ले लिया था और लेफ्टिनेंट का पद भी उसने प्राप्त कर लिया था 15 वर्ष में। 15 वर्ष में की उम्र में वो क्या बन, उसके पास नौकरी आ गई थी सैनिक की, लेफ्टिनेंट का पद उसको मिल गया था। तो नेपोलियन जो है वो फ्रांस के प्रमुख विचारक जैसे वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो से प्रभावित था। मतलब ये इन्फ्लुएंस किससे था? ये इन्फ्लुएंस था वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, ये सब फ्रांसीसी क्रांति में इनका योगदान रहा है, क्योंकि इन लोगों की विचारधारा से लोग प्रभावित होकर क्रांति करते हैं। तो ये क्रांतिकारी विचारधारा से रूस जो नेपोलियन है वो भी प्रभावित था। तो इसने फ्रांसीसी क्रांति को इसलिए अपना समर्थन जताया था। इसलिए जो नेपोलियन है वो फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन करता है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति को समर्थन इसलिए करता है क्योंकि वो वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो से प्रभावित था। नेपोलियन का जो उत्कर्ष है वो वर्ष 1700
1794 से लेके 1799 के बीच आतंक के राज्य के समय हुआ था। मतलब इसका जन्म तो आपने देखा कि मतलब नेपोलियन का जो जन्म है वो 1769 में हुआ था, पर उत्कर्ष का मतलब है कि वो लोगों के बीच कब से आने लगा था, राजनीतिक में और इन सब में उसका रोल से कब से दिखने लगा था। तो 1794 से 1799 के बीच आतंक के राज्य के समय के बीच, मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद राजा लुई 16वां को मैंने बताया था जैसे फर्स्ट पार्ट में कि उसको मार दिया गया था, सूली पे लटका दिया गया था उसको और उसकी बीवी को। तो उसके बाद जो कमेटी का जो शासन था मतलब वहाँ का, तो उस शासन को आतंक का राज समय कहा गया और इसी समय नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ था। तो 2 दिसंबर को 1804 में ईस्वी को नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। अब देखिए नेपोलियन का उत्कर्ष पहले ही हो गया था, पर वो सम्राट 1804 में बना था नेपोलियन फ्रांस का, और इसी समय उसने अपना राज्याभिषेक भी किया था। तो 18 जून 1815 ईस्वी को वॉल्टरू के युद्ध में इसे मित्र देशों ने पराजित करके बंदी बना लिया था और अटलांटिक महासागर में एक स्थान है सेंट हेलेना नाम का द्वीप, वहां पे इसको कैद कर लिया गया था और 6 वर्ष बाद क्या हुआ, मतलब 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब 1804 में ये राजा बना और 1815 में जब वाटरू का युद्ध हुआ उसमें ये हार गया और इसको बंदी बना लिया गया, अटलांटिक महासागर के एक द्वीप में इसको रख दिया गया। उसके 6 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो नेपोलियन का उत्थान कैसे हुआ था जानते हैं। तो राइज ऑफ नेपोलियन का फ्रांस की क्रांति के समय नेपोलियन जो है वो कोर्सिका में था। जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय क्या है, जो नेपोलियन था वो कोर्सिका में था, कोर्सिका द्वीप में। लेकिन क्रांति के मध्य में जब 1793 से लेके 1775 के बीच क्या हुआ, आतंक के राज्य में फ्रांस में स्थापित हुआ। मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति खत्म हुई उसके बाद आतंक का जो राज्य आया, जो रीजनल ऑफ टेरर था, तो इसमें क्या हुआ, ये स्थापित हुई किसके बीच, 1793 से 1795 के बीच। तो यह फ्रांसीसी क्रांति के तीसरे चरण की मुख्य घटना है। तो फ्रांसीसी क्रांति के चरण पढ़ते हैं हम, तो उसके जो तीसरा चरण है ना उसमें नेपोलियन का उदय हुआ था। आतंक के राज्य से फ्रांस में महंगाई बढ़ गई थी, अन्याय बढ़ गया था और अराजकता काफी बढ़ गई थी। तो आतंक का समय इसलिए कहा गया था इस टाइम पीरियड को, यानी 1793 से 1795 का पीरियड को आतंक का राज्य इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें महंगाई बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा अनाज के दाम बढ़ गए थे, लोग के साथ अन्याय होने लगा था, जो कमेटी के लोग थे वो बहुत ज्यादा मतलब करप्ट हो गए थे और अराजकता बढ़ गई थी। इस वजह से उपयुक्त अराजकता से फ्रांस की भीड़ ने पेरिस में स्थित जो नेशनल कन्वेंशन सेंटर के चारों ओर तरफ से उसे घेर लिया। तो जो नेशनल कन्वेंशन सेंटर था जहां से चलाया जाता था फ्रांस को, उसको घेर लिया किसने, भीड़ ने। क्यों, क्योंकि अराजकता बढ़ गई थी और घेर लिया। इसी समय नेपोलियन को बुलाया गया था। मतलब अब अराजकता बढ़ गई तो भीड़ परेशान हो गई सेंटर के लोगों से, मतलब आतंक के राज्यों से। जो नेशनल कन्वेंशन सेंटर था जहां से फ्रांस की सत्ता चलती थी उससे परेशान हो गई, तो उन जनता ने उसको घेर लिया। अब उसको घेर लिया तो उसको रोकने के लिए अब, क्योंकि नेपोलियन है वो लेफ्टिनेंट जनरल था, तो उसको बुलाया गया था उसे रोकने के लिए। नेपोलियन ने बड़ी चतुराई से 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी को विशाल जो उग्र भीड़ थी, जो गोलियां की वर्षा से भगा दिया उसे। मतलब जो इतनी वायलेंट थी, जो क्राउड था उसको क्या कर दिया, नेपोलियन ने भगा दिया बहुत चतुराई से। तो इसी के बाद वहां के लोगों ने इसको देखा कि इसके बाद फ्रांस की व्यवस्था को चलाने के लिए 5 सदस्यीय डायरेक्टरी की स्थापना की गई। क्योंकि जब लोगों ने की भीड़ ने जब उस डायरेक्टरी को घेर लिया, तो उसके बाद वहां सोचा गया कि फ्रांस की व्यवस्था को चलाने के लिए अब 5 सदस्यीय डायरेक्टरी हो गया, 5 लोग इसे चलाएंगे। तो डायरेक्टरी की शासन व्यवस्था ने नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल के पद दिया। मतलब अब जो 5 पद था उसमें से एक पद किसको दिया गया, नेपोलियन को दिया गया। क्यों, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से भीड़ को कंट्रोल कर लिया था। वहां के जो राज करने वाले लोग हैं उन्होंने देखा कि नेपोलियन बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है लोगों को, तो इसलिए उसमें से 5 पद में से एक पद नेपोलियन को दे दिया गया था। फ्रांस के ऊपर इस समय ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, हॉलैंड,
इंग्लैंड, स्पेन का आक्रमण का खतरा हो गया था। मतलब फ्रांस के ऊपर इस समय बहुत सारे जो ये देश है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, इन सब का खतरा था। क्यों? क्योंकि फ्रांस की क्रांति हुई थी तो राजा को मार दिया गया था। तो अगल बगल के लोग जानते थे अभी वहां पे कोई राजा नहीं है। तो भाई जहाँ कोई राजा नहीं होगा सब चाहेंगे कि मैं वो जगह हड़प लूं, वहां के लोग को मतलब क्रांति के बीच होता है ना कि मतलब हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए वो लोग सत्ता प्राप्त करने की होड़ में थे। इन्हीं वैदेशिक आक्रमणों का सामना करने के लिए नेपोलियन को कई अभियानों पर भेजा गया। तो ये सारी जो कंट्रीज थी वो जीतना चाहती थी फ्रांस को, क्योंकि उस समय फ्रांस का कोई राजा नहीं था। इसलिए वहां के लोगों ने सोचा कि जो 5 सदस्य डायरेक्टरी सिस्टम है इसको बनाया जाए, और इसमें से जो नेपोलियन है उसको ही इन सब जो ये जो देश हमला करना चाहते थे ना फ्रांस पे, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, इंग्लैंड, इसी पे आक्रमण करने के लिए अब क्या कर दिया, इस डायरेक्टरी ने नेपोलियन को भेज दिया कि जाओ तुम अब इस देश को हराओ, क्योंकि हम पे आक्रमण करने वाले हैं। ओके, समझ आ गया होगा। तो अब जानते हैं कि नेपोलियन के प्रारंभिक सैनिक अभियान कौन कौन से थे। नेपोलियन ने कौन कौन से सैन्य अभियान करे। तो नेपोलियन अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बहुत ज्यादा वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, एम्बिशियस था। यह सिकंदर महान से प्रभावित था। जैसे सिकंदर आपने पढ़ा होगा ना, सिकंदर, तो जो सिकंदर था अलेक्जेंडर, वो उसको भी ग्रेट कहा जाता है, उसने भी बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया था, तो उसी से प्रभावित था। ये भी बहुत चाहता था कि मैं भी बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार करूं। तो डायरेक्टरी के कई नेता भी इससे प्रभावित थे। तो डायरेक्टरी जो सिस्टम था जिसमें 5 सदस्य बनाए गए थे, उसमें से बहुत सारे इससे प्रभावित थे, नेपोलियन से भी। वो फलता नेपोलियन को भावी अभियान एवं सेना नेतृत्व देने के लिए निश्चय किया। इससे प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि इसकी जो सोच है साम्राज्य विस्तार की वो अच्छी है। तो उन्होंने क्या करा, इसको अनुमति दे दी, जाओ अब तुम जो देश हम पे हमला करने वाले थे तुम उस पे हमला करो, मतलब अब अपना सैन्य अभियान शुरू करो। तो राष्ट्रवाद की हलचल। तो 1796 से 97 के बीच में नेपोलियन ने इटली के ऊपर अभियान किया। सबसे पहला अभियान उसने इटली के ऊपर किया। इसमें नेपोलियन ने इटली को पराजित किया। अब आप सोचोगे इटली का ही था तो इटली को पराजित कैसे किया। मैंने बताया था ना इटली का था नहीं, इटली में ये जन्म तो लिया था कोर्सिका द्वीप में, पर वो कोर्सिका द्वीप को फ्रांस ने खरीद लिया था बहुत पहले, तो वो फ्रांस का हिस्सा हो गया था। अब इटली अलग जगह थी, तो उसने इटली को पहले पराजित किया, ठीक है। तो करके उससे संधि के लिए बाध्य किया इटली को। फलतः इटली ने संधि में अपने सेवाएं और नीस प्रांत को क्या किया, फ्रांस को दे दिया। तो अब इटली हार गया, मतलब नेपोलियन से, फ्रांस से। तो फिर क्या किया, इटली ने जो एक प्रांत था उसे फ्रांस को दे दिया, जो कि नीस नाम का एक प्रांत था, जगह था, उसको फ्रांस को दे दिया, और अपनी कई सारी सेवाएं, सर्विस भी फ्रांस को दे दी। उसके बाद दूसरा अभियान करा नेपोलियन ने 1797 को। इसने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आक्रमण किया था 1797 में। तो इसको पराजित करके एक संधि द्वारा नेपोलियन ने बेल्जियम का क्षेत्र व पवित्र रोमन साम्राज्य के जो राइन नदी का क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया के अधिकार में था, उसे ले लिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अधिकार में बेल्जियम का एक क्षेत्र और जो रोमन साम्राज्य का जो क्षेत्र है ना वो ऑस्ट्रेलिया के अधिकार में आता था पहले, मतलब उसने अधिकार कर रखा था। तो ऑस्ट्रेलिया को जब 1797 में नेपोलियन ने यानी फ्रांस ने हराया जब, तो क्या करा नेपोलियन ने, ये जो जगह थी रोमन साम्राज्य और बेल्जियम का क्षेत्र वो उससे ले लिया ऑस्ट्रेलिया से संधि करके, क्योंकि इसने नेपोलियन ने हरा दिया था ऑस्ट्रेलिया को। फिर उसने तीसरा अभियान किया 1798 में। तो इस समय उसने मिस्र के ऊपर अभियान किया था। तो नेपोलियन ने मिस्र से प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया और कहीरा के क्षेत्र जो था उसको हस्तगत किया, अपने हिस्से में मिला लिया, मतलब अभियान करा, हरा के इसको मिला लिया अपने अंदर। इस समय मिस्र जो है वो तुर्की के सुल्तान के अधीन था। जो तुर्की था उसके अधीन आता था ये वाला क्षेत्र। इसने क्या करा, तुर्की के साथ नेपोलियन ने लड़ाई की, और जो तुर्की के साथ लड़ाई की और जो मिस्र का क्षेत्र था उसके अधीन उसको अपने अंदर ले लिया। जब यहाँ के सुल्तान ने मिस्र के पराजय का समाचार सुना तब तुर्की ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर क्या हुआ, युद्ध की घोषणा कर दी। तो चौथा अभियान अब क्या हुआ, 1799 में नेपोलियन का तुर्की से हो गया, क्योंकि उसको बुरा लगा तुर्की को कि उसने मेरी जगह कैसे ले ली। उसको पता लगा ये तो अधिकार क्षेत्र मेरा था, तो अब ये
तो नेपोलियन जीत रहा है, तो नेपोलियन और तुर्की में भी लड़ाई हो गई 1799 में। तो सीरिया पर आक्रमण किया किसने? नेपोलियन ने इसको भी हरा दिया, तुर्की को भी, और सीरिया पर अपना आक्रमण कर दिया। तो नेपोलियन देख रहे हो, धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार कर रहा है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा है, एक एक राज्य को जीत रहा है। फिर चौथा, नेपोलियन की फ्रांस वापसी और डायरेक्टरी के शासन का अंत हुआ। अब देखो, तुर्की से लड़ने के बाद क्या हुआ, ये वापस आ गया नेपोलियन, कहाँ? फ्रांस वापस आ गया, और साम्राज्यवादी विस्तार नहीं किया, वापस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अपने साथियों के साथ जब नेपोलियन वापस फ्रांस आया, तब वहां की जो जनता थी, भ्रष्ट जो प्रशासन था और महंगाई से जनता काफी बेहाल थी। क्योंकि वहां जब वो जब क्षेत्रीय विस्तार कर रहा था नेपोलियन, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद जब लुई सल्वा को मार दिया तो कोई राजा नहीं था, अभी तक नेपोलियन राजा नहीं है, क्षेत्र जो विस्तार कर रहा है। देख रहे हो आप टाइम पीरियड 1799, मतलब जो है 1700 का भी समय चल रहा है, 1700 में ये क्षेत्रीय विस्तार कर रहा है। पर नेपोलियन राजा मैंने बताया था 1804 में बना था, यानी अभी वो राजा नहीं बना है, और क्षेत्रीय विस्तार वो बिना राजा बने ही कर रहा है। अभी वो डायरेक्टरी का सदस्य है, और डायरेक्टरी का सदस्य बनके वो क्षेत्रीय विस्तार कर रहा है। तो जब वो क्षेत्रीय विस्तार करने गया तो डायरेक्टरी के अन्य सदस्य बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गए थे, वो लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे, बेहाल, महंगाई बढ़ गई थी फ्रांस में। तो वहां की जनता ने क्या करा, जनता ने देखा कि नेपोलियन तो क्षेत्र विस्तार कर रहा है, ये तो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि क्षेत्र विस्तार करना वहां के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो जनता ने नेपोलियन को अपना भविष्य समझ लिया कि ये हमारे लिए सही है, ये बहुत अच्छा आदमी है। तो पेरिस के भव्य में स्वागत किया। तो नेपोलियन ने जब फ्रांस की वापसी की तो जनता ने उसका बहुत भव्य स्वागत किया कि ये तो क्षेत्र विस्तार कर कर आ रहा है नेपोलियन, अब यही हमारा राजा बन सकता है। अब देखिए, जो फ्रांस की जनता ने राजा का शासन खत्म करके लुई सोल्वा को फांसी देके जो डेमोक्रेटिक लाया था, डायरेक्टरी सिस्टम, अब उसी को वो उसके भ्रष्ट होने के कारण जनता फिर परेशान हो गई। अब वो फिर खुद ही राजा बना रही है, किसको? नेपोलियन को, स्वागत कर रही है उसका, जब वो फ्रांस आ रहा है। तो नवंबर 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ साठगांठ करी और पेरिस में स्थित जो डायरेक्टरी परिसर था उसको घेर लिया और इस्तीफा ले लिया। किसने? नेपोलियन ने। अर्थात फ्रांस से अब डायरेक्टरी जो शासन है उसका अंत हो गया। तो क्या करा नेपोलियन ने, जितने भी डायरेक्टरी के जो सदस्य थे उन सब से इस्तीफा दिलवा दिया जबरदस्ती। अब वहां पे कोई डायरेक्टरी शासन नहीं है, राजा का शासन भी नहीं था क्योंकि लुई सोल्वा मर गया था, उसके बाद डायरेक्टरी शासन भी खत्म हो गया। अब संविधान संशोधन करके फ्रांस की व्यवस्था को चलाने के लिए त्रिसदस्यीय काउंसिल व्यवस्था बनाई गई अब नेपोलियन द्वारा। अब उसने क्या करा, त्रिसदस्यीय काउंसिल व्यवस्था बनाई। इस व्यवस्था में तीनों काउंसिल का कार्यकाल 10 वर्ष का निर्धारित किया गया। मतलब अब ये जो काउंसिल बिठाई गई अब ये 10 वर्ष की होने लगी। अब कार्यकालिका की शक्ति इन्हीं तीनों काउंसिल के सीनेट तक सीमित थी। नेपोलियन को प्रथम अर्थात प्रधान काउंसिल बनाया गया था। तो 3 काउंसिल सदस्य था, मतलब 3 लोगों को सदस्य थे इसमें, उसमें से प्रधान सदस्य था वो नेपोलियन को बनाया गया था। इस प्रकार फ्रांस में नेपोलियन युग की शुरुआत हुई। तभी से हम कहते हैं कि नेपोलियन युग की शुरुआत हुई। और नेपोलियन को 1804 में क्या करा गया, राजा बना दिया गया वहां की जनता द्वारा। तो नेपोलियन की अब जानते हैं हम महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आ सकता है कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी। तो हम जानेंगे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के सामान्य परिचय और इस महाद्वीप व्यवस्था का असफलता के कारण क्या थे, क्यों ये महाद्वीपीय व्यवस्था बाद में असफल बन गई और इसके प्रमुख तत्व क्या थे। मतलब महाद्वीपीय व्यवस्था में क्या क्या था वो इसके प्रमुख तत्व में आएगा। तो सामान्य परिचय जानते हैं सबसे पहले, महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी। तो 21 नवंबर 1806 में, मतलब नेपोलियन के राजा बनने के 2 साल बाद, नेपोलियन ने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए घोषणा की। उसी को हम महाद्वीपीय व्यवस्था या व्यापार की बहिष्कार वाली नीति का नाम से जानते हैं। मतलब जब नेपोलियन राजा बना और फ्रांस और इंग्लैंड जो है उसमें बहुत सारी टक्कर चलती थी, क्योंकि इंग्लैंड के उस समय बहुत सारे उपनिवेश थे। आपको पता होगा उसी समय इंग्लैंड है वो भारत को भी उपनिवेश बना रखा था। मतलब हम भी अंग्रेज के उस समय गुलाम थे और बहुत सारे ऐसे देश थे जिसे अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था। तो ये जो नेपोलियन है
ये बहुत ज़्यादा इसकी टक्कर चलती थी इंग्लैंड से। तो इसने इंग्लैंड के जो व्यापार है उसको ठप करने के लिए उसने सोचा इसकी अर्थव्यवस्था, उससे डायरेक्ट तो लड़ाई कर नहीं सकते क्योंकि इसकी इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे व्यापार करता है। तो इसके व्यापार को ठप करने के लिए इसने एक घोषणा की। उस घोषणा का नाम रखा इसने जो है महाद्वीपीय व्यवस्था या तो व्यापार का बहिष्कार। तो जानते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी। तो ये नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड को पराजित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक चाल थी। मतलब प्रत्यक्ष रूप से उससे युद्ध तो नहीं कर रहा है, पर इंग्लैंड को बर्बाद करना चाहता है। तो कैसे करेगा? तो इसकी इकोनॉमिक जो पावर है उसको ठप करके। तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से उसको पराजित करने का निर्णय मन बना रहा था। कौन? नेपोलियन। क्योंकि नेपोलियन ये जानता था कि प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड को पराजित करना मुश्किल है, इसलिए वो इनडायरेक्ट तरीका अपनाता है उसको हराने का। तो महाद्वीपीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व क्या है, मतलब क्या है ये? तो इस व्यवस्था द्वारा इंग्लैंड और उसके सभी जो उपनिवेश है, यानी इंग्लैंड को जितने भी गुलाम बना रखा है, मतलब इंग्लैंड जैसे भारत को भी गुलाम बना रखा था उस समय, और बहुतों को, मतलब इंग्लैंड उस समय जिस भी लोगों से व्यापार कर रहा है ना, जिस भी कंट्री से, चाहे वो डच हो, पुर्तगाल हो, यूरोप की जितने भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका की कंट्री हो, तो या रूस हो, तो इन सारी कंट्री के साथ यूरोप का व्यापार बंद करना चाहता था। कौन? नेपोलियन। तो इस व्यवस्था द्वारा यूरोप के सभी बंदरगाह ब्रिटिश जहाजों के लिए बंद कर दिए गए। अब इस व्यवस्था के द्वारा नेपोलियन ने क्या किया, जितने भी बंदरगाह थे ना यूरोप के, जिससे क्या करता था, इंग्लैंड व्यापार करता था अलग अलग देशों को, तो उस बंदरगाह को किस पे कब्जा कर लिया? नेपोलियन ने कर लिया कि नहीं, हम इसका जहाज तो नहीं जाने देंगे किसी के देश में, क्योंकि हम इसका व्यापार नहीं होने देंगे किसी से। तीसरा कि वर्ष 1807 ईस्वी में मिलान घोषणा के द्वारा इस महाद्वीपीय व्यवस्था को और कठोर बनाया गया। अब कैसे किया? इस महाद्वीपीय व्यवस्था को और कठोर बना दिया गया 1807 में मिलान घोषणा द्वारा। अब वह चाहे किसी भी देश के जहाज क्यों ना हो, अगर वह इंग्लैंड होकर आया है तब उसे पकड़ लिया जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा। अब इसने और घोषणा कर दी, मतलब नेपोलियन ने और कट्टर कानून ले आया कि अगर चाहे ये जहाज मतलब इंग्लैंड का हो ना हो, पर इंग्लैंड के रास्ते से चाहे किसी भी देश का जहाज आएगा ना, तो उसे लूट लिया जाएगा। ऐसा नेपोलियन ने घोषणा कर दी। चौथा कि इस व्यवस्था के माध्यम से नेपोलियन इंग्लैंड के व्यापारिक जो प्रभुत्व है उसको समाप्त करके फ्रांस को यूरोपीय व्यापार का केंद्र बनाना चाहता था। अब नेपोलियन ये क्यों करना चाहता था? मतलब इंग्लैंड से उसकी क्या दुश्मनी थी? इंग्लैंड जो है वो सभी देशों से व्यापार कर रहा था, सभी इसको अपना उपनिवेश बना रहा था। अब ये जो है नेपोलियन वो बहुत महत्वाकांक्षी था, क्षेत्रीय विस्तार वाला था, क्योंकि मैंने बताया था अलेक्जेंडर से प्रभावित था। तो ये कहता था कि दूसरा व्यापार क्यों करे, दूसरे का प्रभुत्व क्यों हो पूरी दुनिया पे, मेरा हो, मैं केंद्र बिंदु बनूं, किसका? व्यापार का मैं बनूं। इसलिए मैं अपने को उभारने के लिए मैं जो इंग्लैंड है उसको गिराऊंगा। तो ये उसकी रणनीति थी जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहते थे। तो इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को आपने जान लिया, पर इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था सक्सेसफुल नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई ये जानते हैं। तो महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के कारण क्या थे? तो नेपोलियन की यह जो योजना है वो एक अव्यवहारिक योजना थी, मतलब कोई लॉजिकल नहीं था। अनिष्ट राज्यों के बाध्य होकर इस योजना को स्वीकार कर लिया। मतलब जो यूरोप के अन्य कंट्री थे, चाहे जो रूस था, डच था, पुर्तगाल था, हॉलैंड था, तो जितने भी जो कंट्री थे ना यूरोप के, तो वो चाहे अन्य कंट्री, वो इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए मना कर दिया था उन्होंने कुछ समय के लिए। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने उन पर दबाव बनाया था कि तुम भी व्यापार नहीं कर सकते। तो वो बाध्य होकर उन्होंने ये स्वीकार कर लिया उन देशों ने, ठीक है हम नहीं करेंगे इंग्लैंड से व्यापार। लेकिन चमड़े के जूते और गर्म कोट पर अभी भी इंग्लैंड पर निर्भर रहना पड़ता था। देखो ये तो हो गया, पर क्या है, अब जो यूरोप की कंट्री आप जानते हो वहां पे अधिकांश ठंडा इलाका है, तो वहां पे जो जूते हैं चमड़े के और जो गर्म कोट है वो बहुत बेसिक सी चीज है और लोगों को चाहिए ही चाहिए। अब नेपोलियन कह रहा है कि तुम इंग्लैंड से व्यापार मत करो सभी देशों को, पर वो खुद ला के भी नहीं दे रहा है इन लोगों को कि मतलब ठीक है तुम व्यापार तो नहीं कर रहे हो, इंग्लैंड से मना कर रहे हो, तो ठीक है हम नहीं करते हैं। पर नेपोलियन अगर खुद ला के दे देगा उन देशों को ये चमड़े के जूते गर्म कोट, तो हम क्यों व्यापार करेंगे उससे? पर वो ये भी ला के नहीं दे रहा था। अब उन कंट्रियों की मुसीबत बढ़ गई क्योंकि उनकी कंट्री में ठंड होती है, अब चाहिए जूते और गर्म कोट। तो तो क्या करा, इन कंट्रियों ने छुप के व्यापार जारी रखा इंग्लैंड से। ये कहते थे तो नेपोलियन को हम नहीं कर रहे हैं व्यापार, पर छुप के फिर भी जारी रखा था।
फलतः जब चोरी चुपके नेपोलियन के दोस्तों ने ही, मतलब जो यूरोप के अन्य देश कंट्री थे, उन्होंने चोरी चोरी हॉलैंड के साथ, मतलब इंग्लैंड के साथ अपना व्यापार वो जारी रखा था, जबकि नेपोलियन ने मना करा था महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत कि तुम किसी से व्यापार नहीं करोगे। नेपोलियन ने इस देशों के साथ युद्ध हुआ, जिससे नेपोलियन घिरता चला गया। अब नेपोलियन को जब भी पता चलता कि ये तो चुपके चुपके व्यापार कर रहे हैं, नेपोलियन उस पर हमला कर देता। अब हमला कर देता तो सारे जो देश थे वो एक दिन गुस्से में आ गए, और जो ये व्यवस्था जो नेपोलियन ने इंग्लैंड के प्रति अपनाई थी कि सारे देश को अपने अंदर कर लूंगा, सारे देशों को, और किसी भी देश को व्यापार नहीं करने दूंगा इंग्लैंड से, पर यही नीति उल्टा पड़ गई नेपोलियन पे। अब वो सारे देश जो नेपोलियन के साथ थे, अब वो उल्टा हो गए, वो इंग्लैंड के साथ हो गए। तो नेपोलियन घिर गया अब उन लोगों से। तो फ्रांस में औद्योगिक विकास भी धीमा था, इससे यूरोप को फ्रांस समय पर आवश्यक वस्तु उपलब्ध नहीं करा पाता था। फ्रांस में औद्योगिक धीमा था, यूरोप में अब ये सारी वस्तु चाहिए थी लोगों को, सारी कंट्री को चाहिए थी क्योंकि ठंड होती थी, पर फ्रांस ये दे नहीं पाता था। तो क्या हुआ, राज्यों को फ्रांस के निम्न कोटि की वस्तु महंगी दामों पर परेशानी से मिलती थी। अब फ्रांस अगर बेचता भी था तो बहुत महंगा दाम पे बेचता था, और क्वालिटी भी उसकी अच्छी नहीं होती थी। और जो इंग्लैंड से व्यापार जब करते थे ये लोग, तो इंग्लैंड बहुत सस्ते दामों पे वो सामान देता था और अच्छी क्वालिटी का भी देता था। जब रूस ने अपनी वस्तुओं को बाहर भेजने से और इंग्लैंड से आयात करने की आज्ञा मांगी जब नेपोलियन से, तो नेपोलियन नाराज हो गया इस चीज से, और रूस पर नेपोलियन ने क्या करा, आक्रमण कर दिया। पर यह आक्रमण उस पर भारी पड़ गया, अब वो सारे देश मिल गए और नेपोलियन को ही उन्होंने हरा दिया था। तो रोम के अधिकार काफी भ्रष्ट थे, इससे अवैध माल आता रहा था। फ्रांस के पास इंग्लैंड जैसा शक्तिशाली जहाज बेड़ा नहीं था, मतलब फ्रांस के पास भी इतने बड़े बड़े जहाज नहीं थे नेपोलियन के पास जितना इंग्लैंड के पास थे। इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली था, इसके अभाव में हजारों मील लंबे समुद्र तट की रक्षा कर नेपोलियन के लिए असंभव था। तो इसलिए उसकी जो ये मतलब नीति थी, वो महाद्वीपीय व्यवस्था, वो फेल होती दिख गई, क्योंकि नेपोलियन के पास इतनी अच्छी सैन्य शक्ति नहीं थी जितनी इंग्लैंड के पास थी। तो नेपोलियन इस व्यवस्था को लागू करने के बाद भूल गया था कि इंग्लैंड अपना अनेक उपनिवेश है, मतलब उसने ये व्यवस्था थोप तो दी महाद्वीपीय व्यवस्था यूरोप की कंट्रीज पे, पर उसको ये नहीं पता था कि इंग्लैंड के ऑलरेडी बहुत सारे उपनिवेश हैं। वो थोपेगा, चलो कुछ देर के लिए वो लोग मान जाएंगे उसकी बात, पर हमेशा के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी नीड्स पूरी करता है इंग्लैंड। फलतः इसके माल का यूरोप के आगमन पर प्रतिबंध कोई महत्व नहीं रखता। अब ये जो यूरोप की कंट्रीज पे प्रतिबंध लगा रहा था कि तुम व्यापार नहीं करोगे इंग्लैंड से, तो अब ये प्रतिबंध कोई मान्य नहीं रख रहा था। वो कंट्रीज के लोग कह रहे थे हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम तो व्यापार करेंगे। फलतः ब्रिटेन अपने उपनिवेशों से कच्चा माल मंगवाता रहता था और बेचता रहता था उन्हें, मतलब अब दोनों में व्यापार हो रहा था, और नेपोलियन जो रोक रहा था अन्य कंट्री को यूरोप की ब्रिटेन से व्यापार करने के लिए, अब वो पूरी तरह से वापस होने लगा था। कालांतर में स्वीडन, हॉलैंड, पोप राज्य, पुर्तगाल और रूस ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया। बाद में जो स्वीडन, हॉलैंड, ये सारे पुर्तगाल, रूस है ना, इन्होंने भी मना कर दिया। अब हम नेपोलियन की जो प्रायद्वीपीय व्यवस्था उसको नहीं मानेंगे, हम तो इंग्लैंड से व्यापार करेंगे, क्योंकि हमें फ्रांस जो नेपोलियन है वो व्यापार करने से मना तो कर रहा है, पर हमें नीड चाहिए, हमें जो वस्तु चाहिए वो लाके भी नहीं दे रहा है, इसलिए हम तो व्यापार करेंगे। तो इन्होंने मना कर दिया। लेकिन जिस व्यवस्था का निर्माण नेपोलियन ने अपने फायदे के लिए किया था, यानी महाद्वीपीय व्यवस्था का, अब वो नेपोलियन के लिए ही घातक बनती जा रही थी, क्योंकि सब अब नेपोलियन का विरोध कर रहे थे, अर्थात व्यवस्था ने नेपोलियन का पतन सुनिश्चित कर दिया था। मतलब अब नेपोलियन का निश्चित हो गया था पतन होना, क्योंकि अब सब नेपोलियन की बात मानना अस्वीकार कर दिए थे। अब इन सारे देशों ने नेपोलियन को ही घेर लिया और वाटरलू का युद्ध हुआ, इन सारे देशों ने एक हो गए और सारे देश एक होके क्या करें, नेपोलियन को हरा दिया, यानी फ्रांस को हरा दिया, और उसको क्या करा, नेपोलियन को बंदी बना लिया अंटार्कटिका द्वीप पे, और वो 6 साल बाद वो मर गया नेपोलियन। ओके, अब जानते हैं नेपोलियन के बारे में आपने पढ़ लिया। अब जानते हैं नेपोलियन के सुधार क्या क्या थे। नेपोलियन ने अपने टाइम पे, मतलब जब वो राज कर रहा था, तो उसने क्या क्या सुधार किए थे। तो नेपोलियन के जो प्रमुख सुधारों ने राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक बदलाव किए थे। मतलब जो नेपोलियन है उसने
बहुत ज़्यादा सुधार किए थे राजनीतिक क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। कुछ महत्वपूर्ण सुधार है जिसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कानूनी सुधार उसने किया था, जो कि है नेपोलियन संहिता के नाम से जानी जाती है। उसने एक कोड बनाया था जिसका नाम रखा था नेपोलियन संहिता। तो 1804 में जब वो राजा बना था, उसने नेपोलियन संहिता लागू की। यह कानूनी प्रणाली फ्रांसीसी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार थी। मतलब सुधार, जो फ्रांस के लोग थे, उस फ्रांस का जो समाज था उसको सुधारने के लिए नेपोलियन ने एक कानून लागू किया जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। यह कानून समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा पर आधारित था। मतलब इस कानून के तहत जो फ्रांस का समाज था उसे कानूनी समानता दे रहा था नेपोलियन अपनी जनता को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रहा था कि अब तुम स्वतंत्र हो, और संपत्ति का भी अधिकार दे रहा था इस कानून के अंतर्गत। इस कानूनों को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाया नेपोलियन ने, और समानता के सिद्धांत को कानूनी रूप से सुनिश्चित किया। पहले समानता का सिद्धांत लोग बात करते थे, पर एक लिखित फॉर्म में, एक राजा के द्वारा नहीं था, एक कोड नहीं था, पर नेपोलियन ने इसको एक अपनी संहिता के अंतर्गत उसको कानूनी अधिकार माना। इससे समाज के हर वर्ग को समानता का अनुभव हुआ। अब जो लोग थे, जो पहले लुई 16 के टाइम, फ्रांसीसी क्रांति के टाइम समाज बटा हुआ था अलग अलग वर्गों में, 3 वर्गों में। मतलब जो राजा था, और जो पादरी और सामंती थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे, और जो जो किसान थे, उसमें बटा हुआ था। पर अब समानता ला रहा है कौन? नेपोलियन ला रहा है अपने फ्रांसीसी समाज में। लेकिन साथ ही नेपोलियन ने कानूनों में महिलाओं और श्रमिकों के अधिकार पर नियंत्रण बनाए रखा। मतलब इसने समानता की तो बात की, पर जो महिलाएं था ना और श्रमिक थे, उसके अधिकार को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसने उसके सत्तावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। मतलब इसमें उसकी जो सत्तावादी दृष्टिकोण है उसकी झलक मिलती है थोड़ा थोड़ा देखने को, कि महिलाओं को उसने इतना उस समय प्रायोरिटी नहीं दी। अब उसने दूसरा सुधार किया राजनीतिक में, जिसको कहते हैं प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने प्रशासनिक ढांचे को केंद्रित किया। अब उसने क्या करा? फ्रांस की सत्ता को केंद्रीकृत सत्ता बनाई। उन्होंने नौकरशाही को सुदृढ़ किया। अब उसमें जितने भी फ्रांस के जो राजा के, मतलब नेपोलियन के अंडर में जितने भी नौकर आते थे, जितने भी पद आते थे, उसको बहुत ज्यादा सुदृढ़ किया, बहुत ज्यादा अच्छा बनाया, और पूरे देश में एक सशक्त प्रशासनिक प्रणाली को लागू की। इस प्रणाली ने शक्तियों को केंद्र में रखा, जिससे राज्यों की शक्ति बढ़ी और स्थानीय स्वायत्ता में कमी आई। अब नेपोलियन ने केंद्रीकृत शासन अपनाया, जिससे जो छोटे छोटे राज्य है वो बटे ना। प्रीफेक्ट्स की नियुक्ति ने नेपोलियन को देश के प्रत्येक हिस्से में सीधा नियंत्रण प्राप्त किया। तो एक केंद्रीकृत शासन पर नेपोलियन ने जोर दिया। उसके बाद इसने शिक्षा में भी सुधार किए। तो नेपोलियन ने शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए एक कदम उठाए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित किया, मतलब उसमें और ज्यादा सुधार किए, और स्कूलों को राज्य के नियंत्रण में लाया। अब स्कूल जो है उसको अपने नियंत्रण में लाया, कि अब स्कूल को हम देखेंगे। यह शिक्षा व्यवस्था नेपोलियन के शासन के प्रति वफादारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई थी। मतलब नेपोलियन ने ये व्यवस्था इसलिए बनाई थी कि वफादारी को बढ़ावा दिया जाए, इसके उद्देश्य से। मतलब लोगों ने मुझे शासक बनाया तो मैं भी उन्हें कुछ दूं। मतलब नेपोलियन ने सुधार तो बहुत ज्यादा किया था फ्रांस में। इसके तहत एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम विकसित किया गया, जिसमें गणित, विज्ञान, कानून को प्रमुख स्थान दिया गया नेपोलियन के द्वारा शिक्षा सुधार में। अब नेपोलियन ने धार्मिक सुधार भी किए थे। तो धार्मिक सुधार कैसे किए थे? 1801 में पोप के साथ कॉनकॉर्ड के माध्यम से नेपोलियन ने चर्च और राज्यों के संबंधों को पुनर्गठित किया। अब जो चर्च और राज्य का जो संबंध था उसको अलग कर दिया गया। अब चर्च के अधिकार को घटा दिया गया और राज्य के अधिकार को बढ़ा दिया गया। इससे कैथोलिक चर्च को कुछ हद तक स्वतंत्रता मिली, लेकिन चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया। अब चर्च है ना, मनमाना नहीं करेगा, अब जो करेगा राज्य के अंतर्गत करेगा, नेपोलियन के अंतर्गत करेगा। इससे धर्म के प्रति जनता का समर्थन बढ़ा। अब लोगों ने क्या करा? इसको समर्थन करना स्टार्ट किया, लेकिन राज्य की सत्ता भी कायम रही। अब जानते हैं हम
नेपोलियन के सुधार जान लिए। अब जानते हैं नेपोलियन की सत्तावादी राज्य की स्थापना कैसे की नेपोलियन ने। तो नेपोलियन के सुधारों ने फ्रांसीसी साम्राज्य को एक सत्तावादी राज्य में बदलने की नींव रखी। अब नेपोलियन की सुधार जो है उससे क्या हुआ, सत्तावादी राज्य देखने को मिला कि मतलब सब चीज अब केंद्रीकृत कर दिया गया। उनके शासन में राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी नियंत्रण बढ़ा गया। अब लोग की राजनीतिक और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी उस पर भी बहुत ज्यादा नियंत्रण हो गया। किसका? फ्रांस के शासक का, यानी नेपोलियन का। नेपोलियन ने प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी और असंतोष को दबाने के लिए गुप्त पुलिस और निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया, सत्ता का केंद्रीकृत किया और किसी भी प्रकार की असहमति से प्राप्त करने वाले प्रयासों को मतलब तानाशाह मतलब सत्तावादी रूप दे दिया। नेपोलियन ने हर चीज में सुधार तो किया, अब स्वतंत्रता को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, शिक्षा को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, पुलिस को भी। अब जो मीडिया थी उस पर भी सेंसरशिप लगा दिया कि उल्टा सीधा जो मैं बोलूंगा बस वही छापोगे आप। मतलब एक तानाशाही रूप दे दिया अपने शासन को, मतलब फ्रांस का शासन तानाशाही रूप दे दिया नेपोलियन ने। तो हम जानते हैं कि प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य और राष्ट्रवाद की स्थापना की विरासत क्या थी, मतलब कब से ये मतलब जो प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य था और राष्ट्रवाद की जो स्थायी थी उसका जो बाद में लेजेसी जो विरासत देखने को मिली वो क्या थी। तो जब नेपोलियन का पतन हुआ, मतलब जो उसकी फ्रांसीसी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी वो बाद में क्या असर करी थी। नेपोलियन के मरने के बाद, पतन के बाद भी उनके जो सुधार थे और उनके जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी वो गहरी छाप छोड़ गई लोगों के बीच। यूरोप में उनके द्वारा लागू की गई कानूनी और जो प्रशासनिक प्रणाली ने विभिन्न देशों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो आज हम जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, मतलब केंद्रीकृत शासन, इन सब की जो हम छाप देखते हैं वो नेपोलियन युग से देखते हैं और उसी की छाप नेपोलियन युग ने छोड़ी और जो आज भी हम क्या करते हैं इस चीज को अपनाते हैं। तो 19वीं सदी में यूरोप में जो राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से फैल गया, मतलब देखो इस समय बस जो यूरोप है वही डेमोक्रेसी की बात करता था, पर इसके बाद क्या हुआ, सबने अपना राजा का शासन खत्म करने को बात की। इससे पहले सब में राजा का शासन चलता था, तो मतलब इससे प्रभावित हुए लोग। कई देशों ने लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय जो राज्य है उसकी स्थापना की थी नेपोलियन के बाद। इसलिए कहते हैं हम कि जो विरासत है वो हम ये देखने को मिलता है कि जब नेपोलियन मरा उसके बाद लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होना शुरू हो गई यूरोप में और अन्य देशों में। तो अब जानते हैं कि नेपोलियन की कानूनी और प्रशासनिक विरासत जो है वो क्या हुई, मतलब नेपोलियन ने जो कानूनी और प्रशासनिक जो सुधार किए थे उसका इम्पैक्ट बाद में हम कहाँ देखते हैं। तो नेपोलियन संहिता ने कई यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों ने कानूनी ढांचे पर गहरा प्रभाव डाला। कई देशों ने इस कानून को अपने न्यायिक प्रणाली पर आधार माना, जिससे उनके समाज में समानता और स्वतंत्रता का सिद्धांत देखने को मिले। तो अभी भी हम देखते हैं लैटिन अमेरिका, तो ये सारे देश ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उन सब में इस बातों को जो नेपोलियन ने अपने सिद्धांत में डाला था उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन इन सब में सिद्धांत में डाला है। तो ये हम विरासत देखते हैं। अब जानते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय ने नेपोलियन का योगदान कैसे था, मतलब राष्ट्रवाद का उदय में नेपोलियन का क्या क्या योगदान था। तो नेपोलियन ने यूरोप में साम्राज्यवादी ताकतों को कमजोर कर दिया था और स्वतंत्रता की मांग करने के लिए वाले जो देश थे एक उदाहरण पेश किया। मतलब नेपोलियन ने साम्राज्यवादी की विस्तारधारा इसलिए की क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की मांग किया, वो स्वतंत्र होना चाहता था, उस स्वतंत्र की मांग करता था। उदाहरण पेश किया अन्य देशों के लिए कि आप भी उपनिवेश ना रहे किसी के, अब आप अपनी स्वतंत्रता अपने हाथों में देखिए, डेमोक्रेसी लाए अपने कंट्रीज में। उनके सैन्य अभियानों ने न केवल विजय प्राप्त की बल्कि उन्होंने राष्ट्रवाद को एक शक्तिशाली राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा के रूप में भी स्थापित किया। ये आंदोलन यूरोप में 19वीं और 20वीं शताब्दी में राष्ट्र के जो एकीकरण और स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी। तो राष्ट्र 19 से 20वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रीय एकीकरण की जो विचारधारा थी, मतलब अब यूरोप के हर सभी देश अब एकीकरण होना चाहते थे, स्वतंत्र होना चाहते थे, मतलब अब उपनिवेश हटाना चाहते थे, राजा का शासन हटाना चाहते थे। ये सब क्यों हटाना चाहते थे? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी नेपोलियन से ही वो लोग प्रभावित हुए थे। तो आप समझ गए। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के सुधारों ने फ्रांस और जो यूरोप है उन दोनों पर गहरा प्रभाव डाला।
तो नेपोलियन के जितने भी सुधार थे उसने फ्रांस में भी अच्छे सुधार किए और इसका जो प्रभाव है वो अन्य देशों पे भी पड़ा। अन्य देशों ने भी इसके जो सुधार थे उसको अपनाना स्टार्ट किया। उनके प्रशासनिक और कानूनी सुधारों ने एक सशक्त सत्तावादी राज्य की नींव रखी। अब जो इसकी प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था थी उसने पूरे दुनिया में एक सत्तावादी राज्य की नींव रखी, जबकि उनके सैन्य अभियानों और जो नीतियां थी नेपोलियंस की उसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया कि अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद की भावना विचारधारा जो है वो पूरी दुनिया में इस देखने को मिलता है नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन के समय की राष्ट्रवादी हलचल ने यूरोप में बड़े पैमाने पर सामाजिक राजनीतिक बदलावों को प्रेरित किया। जितने भी यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आ रहे थे, यूरोप में जो बड़े पैमाने पर हलचल हो रही थी वो नेपोलियन से ही प्रभावित होकर हो रही थी, जिसने अंततः आधुनिक जो राष्ट्र राज्यों की स्थापना की। जो आज हम आधुनिक राष्ट्र राज्य देखते हैं यूरोप के, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, तो इन सब का उदाहरण हमें नेपोलियन से ही ये लोग प्रभावित होकर इन लोगों ने करा था। तो उनका प्रभाव आज भी कानूनी, प्रशासनिक और राष्ट्रीय की अवधारणा में देखा जाता है। जब भी हम कानूनी, प्रशासनिक और राष्ट्रीय की अवधारणा पढ़ते हैं यूरोप की चाहे पूरी दुनिया की, तो उसमें हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि नेपोलियन की जो व्यवस्था थी उसी की छाप हमें देखने को मिलती है। तो आई होप ये वीडियो आपको और अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये नोट्स अच्छे लगे हो, आपको ये वीडियो अच्छी से समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।